इमेजिन कीजिए मध्य पूर्व का एक ऐसा इलाका जहां लगातार गर्म हवाएं चलती हैं, आसमान से आग बरसती धूप पड़ती है और जमीन पर सिर्फ पत्थर, रेत और सूखापन दिखाई देता है। यही जगह है दक्षिणी इजराइल का नेगेव रेगिस्तान। यह क्षेत्र इजराइल के कुल भूभाग का लगभग 55% हिस्सा है, लेकिन कई दशकों तक इसे देश का बंजर जोन माना जाता था। नेगेव की स्थिति इतनी कठिन थी कि यहाँ साल भर में औसतन केवल 80 से 100 मिलीमीटर बारिश होती है, जो कि खेती के लिए बिल्कुल नाकाफी है। गर्मियों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और सबसे बड़ी समस्या, इस इलाके में मौजूद भूजल यानी ग्राउंड वाटर हर साल कम होता जा रहा था। कई जगहों पर अंडरग्राउंड एक्वीफर्स लगभग सूख चुके थे। 1950 से 2000 के बीच यहाँ पानी की कमी इतनी बढ़ गई कि सैकड़ों परिवारों को अपने गांव छोड़कर उत्तरी इजराइल में बसना पड़ा। जो लोग यहाँ रह गए थे वे सालों तक पानी के टैंकरों पर निर्भर रहे। पीने का पानी, घरेलू जरूरतें, पशुओं का पानी, सब कुछ टैंकरों से आता था। लेकिन इसी रेगिस्तान से लगभग 80 से 100 किलोमीटर दूर भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी फैला हुआ है, एक विशाल स्रोत जिसमें अनगिनत ट्रिलियन लीटर पानी है। लेकिन समस्या यह थी कि यह पानी खारा है और खेती, पीने या घरेलू इस्तेमाल के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। यहीं से इजराइल की राष्ट्रीय बहस शुरू हुई। जब समुद्र पास है तो क्या समुद्र का पानी रेगिस्तान तक लाया जा सकता है? और यदि लाया जा सकता है तो क्या इसे मीठा बनाकर लाखों लोगों की जरूरतें पूरी की जा सकती हैं? दुनिया के कई देशों में यह विचार पहले भी उठ चुका था, लेकिन इतनी दूरी तक समुद्री पानी ले जाकर उसे पीने लायक बनाना और फिर रेगिस्तान तक वितरित करना यह व्यावहारिक रूप से असंभव माना जाता था। लेकिन इजराइल की सबसे बड़ी पहचान है सीमित संसाधनों में समाधान ढूंढना। साल 1950 के दशक में इजरायली सरकार ने एक बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत की, नेशनल वाटर कैरियर ऑफ इजराइल यानी NWC। यह देश के उत्तर में स्थित मीठे पानी के लेक किन्नेरेट से पानी को पाइपलाइन और नहरों के जरिए दक्षिण की ओर भेजने की योजना थी। इस योजना के दो मुख्य उद्देश्य थे, रेगिस्तान क्षेत्रों में पानी पहुंचाना, इजराइल की खेती को पानी की कमी से बचाना। इस प्रोजेक्ट पर 1953 में काम शुरू हुआ और 1964 में यह पूरी तरह चालू हो गया। यह इजराइल के जल इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था, क्योंकि पहली बार नेगेव जैसे सूखे क्षेत्रों में विश्वसनीय फ्रेश वाटर पहुंचा। लेकिन एक और बड़ी समस्या थी, देश की जनसंख्या बढ़ रही थी और लेक किन्नेरेट का पानी भी सीमित था। इजराइल अब भी पानी की कमी से जूझ रहा था। पानी की जरूरतें इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि 1990 तक NWC सिस्टम भी पर्याप्त नहीं रहा। 1990-2000 के दशक में इजराइल ने फैसला किया कि अब आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, डिसैलिनेशन यानी सी वाटर को मीठा बनाना। समुद्री नमक से नमक हटाने की तकनीकी 1960 से मौजूद थी, लेकिन वह बहुत महंगी थी और बड़े स्तर पर प्रैक्टिकली काम नहीं कर सकती थी। फिर 1990 के बाद रिवर्स ऑस्मोसिस यानी RO टेक्नोलॉजी में तेजी से सुधार हुआ। ऊर्जा खपत कम हुई, मेम्ब्रेन मजबूत और सस्ती हुई, बड़े पैमाने पर प्लांट बनना संभव हो गया। इजराइल ने यह मौका तुरंत पकड़ लिया। 2005 में इजराइल ने दुनिया के सबसे बड़े डिसैलिनेशन प्लांट्स बनाने शुरू किए, एस्किलन प्लांट, हेडेरा प्लांट, सोरेक प्लांट। इन प्लांट से रोज करोड़ों लीटर समुद्री पानी को मीठा बनाया जाने लगा और जब पानी सीधे उन्हीं पाइपलाइनों से आगे दक्षिण की ओर भेजा जाने लगा, जहां पहले कभी पानी पहुंचना असंभव था। समुद्र का पानी मीठा बनाकर रेगिस्तान तक भेजने के लिए कई इंजीनियरिंग चुनौतियां थी। रेगिस्तान की शिफ्टिंग सैंड, तेज हवाएं, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स, सॉइल इरोजन, फ्लैश फ्लड्स, क्योंकि हवा में उड़ती रेत पाइपलाइन को जल्दी खराब कर सकती थी। इसके लिए कुछ सॉल्यूशंस निकाले गए। अंडरग्राउंड पाइपलाइंस, रेत और गर्मी से बचाने के लिए, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन यानी HDPE पाइप्स, कंक्रीट लाइंड कैनल्स, सैंड स्टेबलाइजेशन टेक्निक्स, विंड बैरियर्स और वेजिटेशन बेल्ट्स, सटीक लेजर लेवलिंग ताकि पानी सही ढलान पर बहे। इजराइल ने इन सभी मॉडर्न इंजीनियरिंग तकनीकों का इस्तेमाल करके नेगेव के बीच एक ऐसा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना दिया जिसे दुनिया में सबसे एडवांस्ड माना जाता है। पानी रेगिस्तान तक पहुंचना सिर्फ आधा समाधान था। दूसरी समस्या यह थी कि रेगिस्तान की मिट्टी मॉइस्चर नहीं पकड़ती, इवेपोरेशन रेट बहुत ज्यादा है। ट्रेडिशनल सिंचाई से पानी 60 से 70% तक बर्बाद होता है। इसका समाधान था ड्रिप इरिगेशन, जो इजराइल ने ही विकसित की और पूरी दुनिया को सिखाया। ड्रिप सिस्टम में पानी छोटे छोटे छेदों वाली पाइप से सीधे पौधे की जड़ तक बहुत कम मात्रा में लगातार सप्लाई होता है। इससे एक बूंद भी बेकार नहीं जाती। नतीजा, कम पानी में भी फसलें उगने लगी। जैसे जैसे फ्रेश वाटर की सप्लाई बढ़ने लगी, खेती तेजी से बढ़ी। इजराइल के ग्रामीण क्षेत्र जो वर्षों से खाली थे फिर से बसने लगे। आज नेगेव क्षेत्र में आधुनिक ग्रीन हाउस, ऑलिव और डेट पाम की खेती, ग्रेप वाइनयार्ड्स, सब्जी फार्म, फिश फार्मिंग,
फॉरेस्ट प्लांटेशन, सब कुछ संभव हो गया है। इजराइल आज अपनी जरूरत का 80 से 90% फ्रेश वाटर डिसैलिनेशन से बनाता है और नेगेव का रेगिस्तान अब देश की फूड प्रोडक्शन का बड़ा हिस्सा बन चुका है। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां असली साइंस और असली इंजीनियरिंग शुरू होती है। समुद्र का खारा पानी मीठा कैसे बनता है और फिर वह पानी 40 से 50 डिग्री सेल्सियस वाली रेगिस्तानी जमीन तक कैसे सुरक्षित पहुंचता है। इजराइल की सफलता का 70% हिस्सा इसी तकनीक पर आधारित है। मेडिटेरेनियन सी का पानी खारा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खारा होता है। इसमें औसतन 35,000 मिलीग्राम पर लीटर साल्ट होता है, यानी 1 लीटर पानी में लगभग 3.5% नमक। इंसान के लिए सुरक्षित ड्रिंकिंग वाटर की सीमा 500 मिलीग्राम पर लीटर से कम, यानी समुद्र का पानी पीने लायक बनाने के लिए इसमें मौजूद 99% नमक हटाना पड़ता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं डिसैलिनेशन। इजराइल ने इस तकनीक को इतना एडवांस बना दिया कि आज यह दुनिया का लीडर है। इजराइल की दक्षिणी कोस्ट पर 5 मेगा प्लांट हैं: एस्केलोन, हेडेरा, पाल्मखीम, एशडोड, सोरेक। सोरेक दुनिया का सबसे बड़ा आरओ प्लांट है। ये मिलकर रोज लगभग 700 मिलियन क्यूबिक मीटर्स प्रति साल पानी को मीठा बनाते हैं। मतलब इजराइल के डोमेस्टिक पानी का 80 से 90% यहीं से आता है। अब समझते हैं कि समुद्री पानी प्लांट से गुजरते हुए कैसे बदलता है। इसे हम 5 स्टेप में समझते हैं। स्टेप फर्स्ट, सी वाटर इनटेक। सबसे पहले समुद्र से बड़ी बड़ी पाइपों के जरिए पानी खींचा जाता है। इन पाइपों के सामने मैश स्क्रीन लगी होती है ताकि मछलियां, समुद्री प्लांटन, कचरा अंदर ना जा सके। पानी इनटेक कैनाल तक आता है, लेकिन यह अभी भी खारा और गंदा होता है। स्टेप 2, प्री ट्रीटमेंट। प्री ट्रीटमेंट में समुद्री पानी 3 फिल्टरों से गुजरता है। सैंड फिल्टर्स, इसमें रेत, मिट्टी, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हटाए जाते हैं। ऑयल सेपरेटर्स, समुद्र में मौजूद ऑयल ट्रेसेस हटाने के लिए। केमिकल डोजिंग, बैक्टीरिया ना बढ़ें इसके लिए डिसइंफेक्टेंट्स। अब पानी इतना साफ हो जाता है कि वह आरओ मेम्ब्रेन को नुकसान नहीं करेगा। स्टेप 3, माइक्रो फिल्ट्रेशन। अब पानी अल्ट्रा फाइन हॉलो फाइबर मेम्ब्रेन से गुजरता है। इस स्टेप में हट जाते हैं वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रो सेडिमेंट्स। अब पानी साफ है लेकिन अभी भी खारा है। स्टेप 4, रिवर्स ऑस्मोसिस यानी आरओ। यह डिसैलिनेशन की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मुश्किल और सबसे महंगी प्रक्रिया है। इजराइल ने इसे दुनिया में सबसे एफिशिएंट बना दिया है। समुद्री पानी को 60 से 70 बार दबाव के साथ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से धकेला जाता है। तुलना के लिए एक कार का टायर 2 बार, प्रेशर कुकर 1.5 बार और आरओ 60 से 70 बार। इतनी दबाव में पानी के मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन से गुजर जाते हैं। नमक, हैवी मेटल्स, बैक्टीरिया, केमिकल्स सब पीछे रह जाते हैं। बाहर निकलता है लगभग 99.5% प्योर वाटर। लेकिन समस्या यह है कि यह पानी इतना शुद्ध होता है कि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, एसेंशियल मिनरल्स कुछ भी नहीं होता, यानी यह पानी बहुत फीका होता है। स्टेप 5, मिनरल डोजिंग प्लस फाइनल डिसइंफेक्शन। इजराइल दोबारा मिनरल्स जोड़ता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिससे यह पानी बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल पानी जैसा बन जाता है। अंत में यूवी प्लस ओजोन प्लस हल्का क्लोरीन डालकर इसे डिसइंफेक्शन किया जाता है ताकि ट्रांसपोर्ट के दौरान कोई जीवाणु ना पनपे। अब यह पानी 100% ड्रिंकिंग स्टैंडर्ड बन चुका होता है। अब सवाल यह है कि यह मीठा पानी रेगिस्तान तक कैसे पहुंचता है। यहाँ असली इंजीनियरिंग शुरू होती है। पानी को नेगेव तक पहुंचाने के लिए इजराइल ने 3 तरह के वाटर पाथ्स बनाए हैं। नंबर 1, हाई प्रेशर पाइपलाइंस। ये पाइपलाइंस HDPE यानी हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन और कंक्रीट लाइंड स्टील से बनी होती हैं। कारण ज्यादा दबाव सह सकें, रेत और गर्मी से ना टूटें, 40 से 50 डिग्री सेल्सियस में भी एक्सपेंड या श्रिंक ना हो। इन पाइपों को जमीन के 1 से 3 मीटर नीचे दबाया जाता है ताकि हवा की रेत इन्हें नुकसान ना पहुंचाए। सूर्य की गर्मी से पाइप फटे नहीं, इरोजन से बचाव हो। नंबर 2, कंक्रीट लाइंड कैनल्स। कुछ हिस्सों में ओपन कैनल्स बनाए गए, लेकिन रेगिस्तान की रेत बड़ी समस्या थी। रेत कैनल में गिरकर पानी रोक देती है। इस समस्या का समाधान जियो टेक्सटाइल लेयर, HDPE मेम्ब्रेन्स, कंक्रीट स्लैब्स, विंड बैरियर्स, बांस या लोहे की ऊंची दीवारें, वेजिटेशन बेल्ट्स, तेज हवा रोकने वाली घास। इससे नहर रेत में दबती नहीं और पानी लीक नहीं होता। नंबर 3, बूस्टर पंपिंग स्टेशंस। रेगिस्तान की जमीन बहुत अनइवन है, इसलिए पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए कई जगह पंपिंग स्टेशंस लगाए गए। ये स्टेशंस पानी को धकेलते हैं पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर, दूर दूर के फार्मों तक, ग्रीन हाउस क्लस्टर्स तक। ये 24/7 चलते हैं। कृषि में पानी कैसे पहुंचता है? यह हिस्सा इजराइल का सबसे बड़ा इनोवेशन माना जाता है, ड्रिप इरिगेशन, जिसे 1965 में इजराइल ने दुनिया को दिया। ड्रिप सिस्टम में पतली पाइप
हर 20 से 40 सेंटीमीटर पर छोटे छेद, हर पौधे की जड़ पर बूंद बूंद पानी। इसका फायदा पानी बर्बाद नहीं होता, जड़ों को लगातार नमी मिलती रहती है। रेत वाली मिट्टी में भी फसलें सफल होती हैं। फर्टिलाइजर्स सीधे पानी में घोलकर भेजे जाते हैं, इसे कहते हैं फर्टिगेशन। आज नेगेव का 80% कृषि क्षेत्र ड्रिप इरिगेशन पर चलता है। आज नेगेव में इतने प्रकार की खेती हो रही है कि दुनिया हैरान है। टोमेटोज, बेल पेपर्स, डेट्स, ऑलिव्स, ग्रेप्स, आलमंड्स, व्हीट, वेजिटेबल्स, फ्लावर एक्सपोर्ट फार्म्स, ग्रीन हाउसेस, फिश फार्म्स। एक समय जो रेगिस्तान नो मैंस लैंड था, आज इजराइल के खाद्य उत्पादन का बड़ा हिस्सा देता है। इजराइल सिर्फ डिसैलिनेशन पर निर्भर नहीं है, यह दुनिया का नंबर 1 वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग देश है। 87% वेस्ट वाटर ट्रीटेड, 75% कृषि में रीयूज, 0% लीकेज पॉलिसी, यानी हर बूंद का पूरा इस्तेमाल। इजराइल दुनिया का पहला देश है जिसने समुद्र का पानी मीठा बनाया, इसे रेगिस्तान में पहुंचाया, ड्रिप सिस्टम से खेती की, वेस्ट वाटर रिसाइकल किया और पूरे देश की वाटर सिक्योरिटी बनाई। आज इजराइल का नेगेव सिर्फ रेगिस्तान नहीं, यह ग्रीन डेजर्ट मॉडल बन चुका है। नेगेव में पानी पहुंचाना सिर्फ पाइपलाइन बिछाने का काम नहीं था, यह इजराइल की राष्ट्रीय लड़ाई थी। जो देश एक समय खुद पानी के लिए तरसता था, उसने दुनिया को दिखाया कि पानी की कमी प्रकृति नहीं, इंजीनियरिंग से होने वाली समस्या है। इजराइल की 1990 तक स्थिति ये थी, जल स्रोत सूख रहे थे, लेक किनरेट का लेवल गिर रहा था, ग्राउंड वाटर ओवर एक्सट्रैक्शन से खराब हो रहा था, एग्रीकल्चर देश की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा था, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही थी। सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि पानी की खपत बढ़ रही थी, लेकिन प्राकृतिक पानी की सप्लाई लगातार गिर रही थी। यही वो टकराव था जिसने इजराइल को कठोर निर्णय लेने पर मजबूर किया। नेगेव की जमीन में 2 बड़ी समस्याएं थी। नंबर 1, रेत पानी पकड़ती नहीं। नंबर 2, सूरज की गर्मी इवेपोरेशन 3 से 5 गुना बढ़ा देती है। इसका मतलब पानी डालो, मिट्टी तुरंत सुखा दे। पानी दोपहर में दो तो 40 से 60% हवा में उड़ जाए। इजराइल को खेती करानी थी, लेकिन प्रकृति हर सेकंड पानी खा रही थी। इसी वजह से ड्रिप इरिगेशन आया, जहां हर सेकंड एक बूंद भी महत्वपूर्ण थी। 1990 से पहले 1000 लीटर समुद्री पानी को मीठा बनाने की लागत 1 से लेकर $1.20 थी। आज इजराइल ने इसे घटाकर कर दिया है 0.40 से $0.55 प्रति 1000 लीटर। यह दुनिया की सबसे कम कॉस्ट है, लेकिन शुरुआत में यह सिस्टम बहुत महंगा था और बहुत एनर्जी खाता था। इजराइल ने इस लागत को कम किया, बड़े साइज के आरओ प्लांट बनाकर, एनर्जी रिकवरी टरबाइंस लगाकर, सोलर प्लस गैस प्लांट्स को इंटीग्रेट करके, स्मार्ट पंपिंग सिस्टम बनाकर। यही कारण है कि आज डिसैलिनेशन इजराइल के बजट का छोटा हिस्सा है, किसी बोझ की तरह नहीं। इजराइल ने 70 साल में पानी पर करीब 10 से $12 बिलियन खर्च किए। इजराइल ने 70 साल में उतना खर्च किया जितना भारत एक साल में सड़कों पर करता है। यानी यह बदलाव बहुत महंगा नहीं था, बस बहुत विजनरी था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।